एक आदमी बहुत देर से बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा है, पर अंदर से कोई दरवाजा खोलने का नाम तक नहीं लेता। जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर वीटेक कंपनी के मालिक आइजैक जॉन की लाश मिलती है। फ्लोर पे पड़ी लाश को देख के ऑफिस के सारे एम्प्लॉय हक्के बक्के रह जाते हैं। अफरा तफरी में पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस बिना समय बर्बाद किए वहां पहुंच जाती है। तो यहाँ शुरू होती है हमारी आज की नई कहानी, जिसका नाम है गुलाम। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए वापस चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मौके पे पहुंची पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एसीपी संदीप इस इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं। अब शुरू में देखने पे मामला एक्सीडेंट का लगता है, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था तो पुलिस को शक होता है कि आइजैक जॉन फिसल के फ्लोर पे गिर गए, जिससे उनके सर पे चोट लग गई और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। ना ही आइजैक जॉन के शरीर पे कोई जबरदस्ती के निशान हैं और ना ही दरवाजे पे कोई एंट्री का सुराग। अब इंस्पेक्टर रहीम एसीपी संदीप को बोलते हैं कि सर, ये तो सिंपल एक्सीडेंट का केस है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि जॉन के कपड़ों पे कॉफी गिर गई थी, जिसे साफ करने वो वॉशरूम गया था, जहां उसका पैर फिसला और नीचे गिरने से उसके सिर पे चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पर एसीपी संदीप के मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर दिखाई दे रहा है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था और उस पे आइजैक जॉन के हाथों के निशान भी थे, जिसका मतलब ये है कि आइजैक जॉन ने दरवाजा खोलने की कोशिश तो की है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोशिश की है तो दरवाजा खुला क्यों नहीं? क्या किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, या फिर जब तक उनकी वो कोशिश पूरी होती तब तक वो नीचे गिर चुके थे? ये सब सवालों के चलते संदीप को ये केस मर्डर का दिखाई दे रहा है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन एक मर्डर केस की तरह करना चाहते हैं। शुरुआती जांच में ये भी पता चलता है कि आइजैक जॉन को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसकी वो दवाई भी ले रहे थे। अब जॉन का फोन चेक करने पे एएसपी संदीप को उसमें गिब्सन का नाम दिखाई देता है। ये गिब्सन जॉन का बिजनेस पार्टनर है और जॉन के मरने से कुछ समय पहले जब वो बाथरूम में गया था, उस दौरान गिब्सन जॉन के फोन पे कई बार कॉल कर चुका था। संदीप का शक जिप्सन पे जाता है, क्योंकि जॉन के मरने के बाद ये सारा बिजनेस जिप्सन का हो जाएगा, तो उसके पास एक मोटिव भी है। और अब जॉन की मौत की खबर गिब्सन को दी जाती है और उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया जाता है। उसी दौरान एएसपी संदीप बाकी एम्प्लॉय से पूछताछ में लग जाते हैं। एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू होने लगती है। एएसपी संदीप का उनसे पहला ही सवाल ये है कि क्या तुमने बाथरूम के अंदर से किसी के गिरने की या फिर किसी और तरह की आवाज सुनी थी? जवाब में सारे एम्प्लॉयज का कहना है कि उस समय ऑफिस में सफाई चल रही थी और वैक्यूम क्लीनर की आवाज इतनी तेज थी कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। और फिर ऑफिस में साफ सफाई करने वाली सिंधु एएसपी संदीप के सामने पूछताछ के लिए आती है। सिंधु का कहना है कि आइजैक जॉन एक बहुत ही भला इंसान था, जो अपने एम्प्लॉयज की बहुत चिंता करता था। किसी भी मुश्किल समय में वो अपने एम्प्लॉयज के साथ हमेशा खड़ा होता था। अब एक एक करके बाकी एम्प्लॉयज की भी पूछताछ की बारी आ जाती है और सबसे उनका फोन ले लिया जाता है। अब उनके सामान की जांच पड़ताल में पुलिस को एक एम्प्लॉय के बैग से नींद की गोलियां मिलती हैं। ये नींद की गोलियों वाला बैग नीना का है। नीना को बुला के एसीपी संदीप उससे पूछते हैं कि ये गोलियां तुमने बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली कैसे? जवाब में नीना बोलती है कि मुझे सोने में दिक्कत होती है और इन गोलियों की प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है। मैंने अपने घर के पास वाले मेडिकल स्टोर से ये ली हैं। मेडिकल स्टोर का एड्रेस पूछ के संदीप उसे वहाँ से भेज देते हैं और अपनी बाकी टीम को एएसपी संदीप उस मेडिकल स्टोर का पता लगाने को बोलते हैं। और इसी सब के बीच वहाँ जिप्सन की एंट्री होती है। जिप्सन एएसपी संदीप के सामने सीधा सवाल जवाब के लिए पहुँचता है। जिप्सन उन्हें बताता है कि आइजैक की मौत के बाद आइजैक का सारा बिजनेस आइजैक के भाई इवान का हो जाएगा, जो कि अमेरिका में रहता है। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आइजैक की मौत से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसका ये सारा पैसा उसके भाई का है। अब जिप्सन के मुंह से ये सब सुन के एएसपी संदीप का शक जिप्सन से कट जाता है, क्योंकि अब जिप्सन के पास आइजैक की मौत का कोई मोटिव ही नहीं है, तो उस पर शक करना बेफिजूल है। अब एएसपी संदीप को उस मेडिकल
मेडिकल स्टोर का पता चल जाता है जहाँ से मीना ने वो नींद की गोलियां ली थी। उन्हें बताया जाता है कि वो नींद की गोलियां डॉक्टर कुरकोसे के प्रिस्क्रिप्शन पे मिली हैं। डॉक्टर कुरकोसे का नाम सुन के एएसपी संदीप की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कुरकोसे को पर्सनली भी जानते हैं। एक फैमिली फ्रेंड और फैमिली डॉक्टर होने के नाते उनका और डॉक्टर कुरकोसे का बहुत पुराना रिश्ता है। संदीप बिना समय खराब किए वहाँ से निकल के सीधा कुरकोसे के घर पहुँचता है। वो डॉक्टर से वीटेक कंपनी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कुरकोसे कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो लोग कहाँ काम करते हैं ये वो हमेशा याद नहीं रखते। पर जब संदीप बोलता है कि अगर किसी कंपनी के 15 में से 13 एम्प्लॉय आपके पास आते हो तो आपको तब तो उस कंपनी का नाम याद रहना चाहिए। ये सुन के डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जी हाँ, तो उन एम्प्लॉयज का फोन चेक करते हुए एएसपी संदीप को गूगल मैप्स में उन सबकी एक कॉमन लोकेशन मिली थी और ये लोकेशन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कुरकोसे का घर था। अब शुरू में डॉक्टर कुरकोसे संदीप से सच छुपाने की कोशिश करते हैं। वो संदीप को इधर उधर की बातों में फंसा के ये यकीन दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और इतने सारे एम्प्लॉयज का एक साथ उनके पास आना कोई प्लान नहीं है। पर आइजैक जॉन की मौत की खबर सुनने के बाद डॉक्टर सच बताने को तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वीटेक कंपनी की मीरा नाम की एम्प्लॉय उनकी पत्नी के पास ट्रीटमेंट के लिए आती थी। मीरा प्रेग्नेंट थी और उनकी पत्नी डॉक्टर रेचल उनका ट्रीटमेंट कर रही थी। एक दिन अचानक मीरा को जोर से पेट में दर्द उठा और चेकअप के दौरान पता चला कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। स्कैनिंग रिपोर्ट देखने पे हमें शॉक लग गया जब हमें पता चला कि वो बच्चा 24 घंटे पहले ही मर चुका था। इस घटना के बाद मीरा डिप्रेस्ड हो चुकी थी और हमेशा सदमे में रहती थी। मीरा की हालत देख के मेरी पत्नी ने मुझे उसका इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने मीरा के ब्लड सैंपल्स दिए और उनकी जांच के दौरान उन्हें पता चला कि मीरा की बॉडी में एक फॉरेन कंटेंट है। उस फॉरेन कंटेंट का पता लगाने के लिए मैंने धीरे धीरे उस पर रिसर्च शुरू कर दिया और इसी बीच वीटेक कंपनी के 2 और एम्प्लॉय मेरे पास आए। एक को सर पे जोरों के दर्द की शिकायत थी और दूसरे को नींद न आने की। क्योंकि वो लोग भी मीरा के ऑफिस से ही थे, इसलिए मैंने उनके भी ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए। ब्लड टेस्ट के बाद उन तीनों के खून में एक केमिकल कंपाउंड पाया गया जो उनके डीएनए को धीरे धीरे चेंज करके उनके शरीर में कई बदलाव ला रहा था। अब क्योंकि ये तीनों एक ही ऑफिस से थे तो डॉक्टर को शक हुआ कि हो ना हो इसका लेना देना वीटेक कंपनी से है। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी किसी तरह की बीमारी से जूझ रहा है। जवाब में वो एम्प्लॉय उन्हें बताते हैं कि हाँ, कुछ लोगों को बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है तो किसी की आंखें कमजोर होती जा रही हैं और ये सारी की सारी बीमारियां उन्हें पिछले ही कुछ दिनों में शुरू हुई हैं। डॉक्टर साहब उन सारे लोगों को अपने घर बुलाते हैं जिनको हाल फिलहाल में ही नई नई बीमारियां शुरू हुई हैं। उस शाम अपने घर में उन सारे एम्प्लॉयज को एक साथ देख के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले लगभग हर एम्प्लॉय को ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब उन सब लोगों को किसी न किसी बीमारी से जूझता देख डॉक्टर समझ जाते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड इनके शरीर के अंदर उस ऑफिस से ही दाखिल हुआ है। हो न हो वीटेक कंपनी में ही खाने, पानी या हवा में वो केमिकल कंपाउंड मिला हुआ था जो उनके शरीर तक पहुंच गया। इसके बाद उनके ऑफिस से मिलने वाले पानी और स्नैक्स की भी लैब टेस्टिंग कराई जाती है, क्योंकि अब उस केमिकल कंपाउंड का पता लगाने का यही एक तरीका है। इसके साथ साथ उस ऑफिस से कुछ सीक्रेट फाइल्स भी वो एम्प्लॉय लेके आते हैं जो डॉक्टर अपनी जांच पड़ताल में इस्तेमाल करते हैं। सारी फाइल्स और डाटा को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि आइजैक जॉन एक बी फार्मा नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी मालिक है और ये कंपनी रेड वायरस की एंटीडोट पे काम कर रही है और इस वायरस की एंटीडोट का टेस्ट वो अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज पे कर रहे हैं और जिसके साइड इफेक्ट्स के चलते वो सारी बीमारियां उन लोगों को लग चुकी हैं। अब अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए वो चुपचाप से इस एंटीडोट का टेस्ट अपने ऑफिस में करते रहे। ये एंटीडोट उनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के खाने और पानी में मिला दिया जाता था और धीरे धीरे करके एक एक डोज उनकी बॉडी के अंदर जाती रही। अब जब उस कंपनी के एम्प्लॉयज को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। आइजैक जॉन ने उनका भरोसा तोड़ा है। अपनी एंटीडोट के टेस्ट के लिए उन्हें धोखे से वो दवाइयां खिलाई गई, जिससे धीरे धीरे उनकी जिंदगी नर्क बन गई। और वीटेक कंपनी के सारे एम्प्लॉय मिलके अपने बदले की तैयारी करते हैं। वो डॉक्टर को अपने प्लान की भनक भी नहीं लगने देते और एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं आइजैक जॉन के मर्डर का। अब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखने पे
संदीप के सामने उनका सारा प्लान खुल जाता है। कैसे एक एक इंसान ने इस मास्टर प्लान में अपनी भूमिका निभाई और बिना किसी के शक के इस मर्डर को अंजाम दिया। ऑफिस में साफ सफाई करने वाली वो औरत आइजैक जॉन की कॉफी मशीन खराब कर देती है, जिससे कॉफी आइजैक जॉन के कपड़ों पे गिर जाती है। अब उन सबको पता था कि कॉफी धोने आइजैक जॉन बाथरूम में जरूर जाएगा। अंदर जाते ही दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद एसी वेंट से धुआं अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब उन सबको पता है कि जॉन को सांस की बीमारी है और इतना सारा धुआं अंदर छोड़ने से जॉन का दम घुट जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। हुआ भी वैसा ही। और ठीक उस मौके पे जब जॉन मदद के लिए चीख चिल्ला रहा था, ऑफिस में वैक्यूम क्लीनर ऑन कर दिया जाता है। ये उनके प्लान का ही एक पार्ट था। उनका प्लान सक्सेसफुल रहता है और ये मौत मर्डर न लगते हुए एक्सीडेंट लगती है। सारा सच जानते हुए भी एएसपी संदीप इस केस को एक एक्सीडेंटल डेथ का नाम के क्लोज कर देते हैं, क्योंकि संदीप को भी पता है कि इन एम्प्लॉइज ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। जॉन जैसे जानवर के लिए ये सजा भी बहुत कम है। अब आखिरी सीन में जॉन के कैबिन में उसका पार्टनर जिप्सन बैठ जाता है। अब जिप्सन भी उसके इस पाप के धंधे में बराबर शामिल है और सारे एम्प्लॉइज की अगली नजर अब उस पे है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट कितना अच्छा लगा। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।